नमस्कार, मैं सुगंधा सिंह। रीड विद सुगंधा पर आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ कृष्णचंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास एक गधे की आत्मकथा। आइए सुनते हैं उसका प्रथम भाग। महानुभाव, मैं ना तो कोई साधु सन्यासी हूँ, ना कोई महात्मा धर्मात्मा, ना ही 108 स्वामी गहमानंद का चेला हूँ, ना जड़ी बूटियों वाला सूफी गुरमुख सिंह का मझेला हूँ, ना मैं वैद्य हूँ, ना कोई डॉक्टर हूँ, ना कोई फिल्म स्टार हूँ, ना राजनीतिक। मैं तो केवल एक गधा हूँ जिसे बचपन के दुष्कर्मों के कारण समाचार पत्र पढ़ने का घातक रोग लग गया था। होते होते यह रोग यहाँ तक बढ़ा कि मैंने ईंटें ढोने का काम छोड़कर केवल समाचार पत्र पढ़ना आरंभ कर दिया। उन दिनों मेरा मालिक धब्बू कुमार था, जो बाराबंकी में रहता था, जहाँ के गधे बहुत प्रसिद्ध हैं, और सैयद करामत अली शाह बार एट लॉ की कोठी पर ईंटें ढोने का काम करता था। सैयद करामत अली शाह लखनऊ के एक माने हुए बैरिस्टर थे और अपने पैतृक नगर बाराबंकी में एक आलीशान कोठी स्वयं अपनी निगरानी में बनवा रहे थे। सैयद साहब को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, इसलिए अपनी कोठी का जो भाग उन्होंने सबसे पहले बनवाया वह उनकी लाइब्रेरी का हॉल तथा रीडिंग रूम था, जिसमें वे प्रातः आकर बैठ जाते। वे बाहर बरामदे में कुर्सी डालकर समाचार पत्र पढ़ते और ईंटें ढोने वालों की निगरानी भी करते। उन्हीं दिनों मुझे समाचार पढ़ने का चस्का लगा। होता अधिकतर यूँ था कि इधर मैंने एक उठती हुई दीवार के नीचे ईंटें फेंकी, उधर भागता हुआ रीडिंग रूम की ओर चला गया। बैरिस्टर साहब समाचार पत्र पढ़ने में इतने लीन होते कि उन्हें मेरे आने की खबर तक न होती और मैं उनके पीछे खड़ा होकर समाचार पत्र का अध्ययन शुरू कर देता। बढ़ते बढ़ते यह शौक़ यहाँ तक बढ़ा कि बहुधा मैं बैरिस्टर साहब से पहले ही समाचार पत्र पढ़ने पहुँच जाता। बल्कि प्राय ऐसा भी हुआ है कि पत्र का पहला पन्ना मैं पढ़ रहा हूँ और वे सिनेमा के विज्ञापनों वाले पन्ने का मुलाहिजा फरमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, ओह, ईडन आइजनहावर बुल्गानिन फिर मुलाकात करेंगे, और वे कह रहे हैं, आहा, हजरतगंज में दिलीप कुमार और निम्मी की नई फिल्म आ रही है। मैं कह रहा हूँ, सिकंदरिया को हवाई दुर्घटना में 12 मुसाफिर मर गए, और वे कह रहे हैं, बाप रे बाप, सोने का भाव फिर चढ़ गया है। बस इसी प्रकार हमारा यह सिलसिला चलता रहता, यहाँ तक कि मेरा मालिक ईंटें गिनकर और मिस्त्री के हवाले करके वापस आ जाता और मेरी पीठ पर जोर से एक कोड़ा मारकर मुझे फिर ईंटें ढोने के लिए ले जाता। लेकिन बैरिस्टर साहब मुझे कुछ न कहते। दूसरे फेरे में जब मैं वापस आता तो वे स्वयं पत्र का अगला पन्ना उठाकर मुझे दे देते, और यदि मैं पूरा पढ़ चुका होता तो भीतर लाइब्रेरी से कोई पुस्तक निकाल कर लाते और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर देते। मैं जो पढ़ना और बोलना सीखा हूँ तो इसमें सैयद साहब का ही चमत्कार समझिए, या उनकी कृपा दृष्टि, क्योंकि सैयद साहब को समाचार पत्र पढ़ते हुए खबरों पर बहस करने और पुस्तकों को ऊंचे स्वर में पढ़ने तथा पढ़ते हुए उन पर टिप्पणी करने की बुरी आदत थी। यहाँ जिस स्थान पर वे कोठी बनवा रहे थे, उन्हें कोई व्यक्ति ऐसा न मिला कि वे ऐसी बहस कर सकते। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त था, बस मैं एक गधा उन्हें मिला। परंतु इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में वे केवल बातचीत करना चाहते थे, किसी से अपने मन की बातें कहना चाहते थे। सैयद साहब मेरे प्रति बड़ा स्नेह प्रकट करते थे और प्रायः कहा करते थे, अफसोस तुम गधे हो, अगर आदमी के बच्चे होते तो मैं तुम्हें अपना बेटा बना लेता। सैयद साहब के कोई संतान न थी। खैर साहब, करनी भगवान की यह हुई कि एक दिन सैयद करामत अली शाह की कोठी बनकर तैयार हो गई और मेरे मालिक को और मुझे भी वहाँ जाने के काम से छुट्टी मिल गई। फिर उसी रात धब्बू कुमार ने ताड़ी पीकर मुझे डंडे से खूब पीटा, घर से बाहर निकाल दिया और खाने के लिए घास भी न दी। मेरा दोष यह बताया कि मैं ईंटें कम ढोता था और समाचार पत्र अधिक पढ़ता था, और कहा मुझे ईंटें ढोने वाला गधा चाहिए, समाचार पत्र पढ़ने वाला गधा नहीं चाहिए। रात भर भूखा प्यासा मैं धब्बू कुमार के घर के बाहर शीत में ठिठुरता रहा। मैंने निश्चय कर लिया कि दिन निकलते ही सैयद करामत अली शाह की कोठी पर जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि ईंटें ढोने पर नहीं तो पुस्तकें ढोने पर ही मुझे नौकर रख लीजिए।
शेक्सपियर से लेकर बेढब भूखी तक मैंने प्रत्येक लेखक की पुस्तक पढ़ी है और जो कुछ मैं उन लेखकों के संबंध में जानता हूँ वह कोई दूसरा गधा नहीं जान सकता। मुझे पूरी आशा थी कि सैयद साहब तुरंत मुझे रख लेंगे, लेकिन भाग्य की बात देखिए, जब सैयद साहब की कोठी पर पहुँचा तो मालूम हुआ कि रातों रात कोठी पर फसादियों ने हमला किया और सैयद करामत अली साहब को अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भागना पड़ा। फसादियों में लाहौर के गंडा सिंह फल विक्रेता भी थे, जिनकी लाहौरी दरवाजे के बाहर फलों की बड़ी दुकान और मॉडल टाउन में एक आलीशान कोठी थी। इसी हिसाब से एक आलीशान कोठी उन्हें यहाँ भी मिलनी चाहिए थी। सो भगवान की कृपा से उन्हें यह सैयद करामत अली शाह की नई बनी बनाई कोठी मिल गई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो गंडा सिंह लाइब्रेरी की सभी पुस्तकें एक एक करके बाहर फेंक रहे थे और लाइब्रेरी को फलों से भर रहे थे। वह शेक्सपियर का सेट गया और तरबूजों का टोकरा भीतर आया। यह गालिब के दीवान बाहर फेंके गए और मलिहाबाद के आम भीतर रखे गए। यह खलील जिब्रान गए और खरबूजे आए। थोड़े समय के बाद सब पुस्तकें बाहर थीं और सब फल भीतर। अफलातून के स्थान पर आलू बुखारे, सुकरात के स्थान पर सीताफल, जोश के स्थान पर जामन, मोमिन के स्थान पर मौसमी, शेली के स्थान पर शहतूत, कीट्स के स्थान पर ककड़ियाँ, बुकरात के स्थान पर बादाम, कृष्णचंद्र के स्थान पर केले के स्थान पर नींबू भरे हुए थे। पुस्तकों की यह दुर्गत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने में गंडा सिंह अपने फलों की लाइब्रेरी के बाहर निकल आए और एक नौकर से कहने लगे, इस गधे की पीठ पर सारी पुस्तकें लाद दो और यदि एक फेरे में न जाएं तो 8-10 फेरे करके ये सब पुस्तकें लॉरी में भर भर कर लखनऊ ले जाओ और नखास में बेच डालो। अतएव गंडा सिंह के नौकर ने ऐसा ही किया। मैं दिन भर पुस्तकें लाद लाद कर लॉरी तक पहुंचाता रहा और जब शाम हो गई और अंतिम पुस्तकें भी लॉरी में पहुंच गईं, तब कहीं गंडा सिंह के नौकर ने मुझे छोड़ा। मेरी पीठ पर उसने ज़ोर से एक कोड़ा जमाया और मुझे लात मारकर वहाँ से भगा दिया। मैंने सोचा, जिस शहर में पुस्तकों तथा महापंडितों का ऐसा अनादर हो वहाँ रहना ठीक नहीं, इसलिए मैंने वहाँ से प्रस्थान का संकल्प लिया। अपने शहर के दरो दीवार को हसरत भरी निगाह डाली, घास के 2-4 तिनके तोड़कर मुंह में रखे और दिल्ली की ओर चल पड़ा। सोचा, दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी है और कला, विद्या, राज्य तथा राजनीति का केंद्र भी। वहाँ पर तो किसी न किसी प्रकार गुजारा हो ही जाएगा।